एक दफा रह के तो देखो हिंदुस्तान को, कितना प्यारा मुल्क है और कितनी हकूक हैं यहाँ औरतों के। कहाँ पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान एम्बेसी के टुकड़ों पे पलने वाले लोग लेक्चर देते हैं कि क्या किया जाए। ये कहा कि जी वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उसकी वजह से हमारा खानदानी सिस्टम तबाह हो रहा है, विच वॉज ए वेरी इमैच्योर स्टेटमेंट। इस तरह तो वेस्ट भी ये कह सकता है ना कि मुसलमानों की जो तालीमात हैं और जो प्रीचिंग है और जो ख्यालात हैं उसकी वजह से हमारी सोसाइटी खराब हो रही है। नमस्कार दोस्तों, 1947 में एक कंट्री के दो कंट्री बने, एक पाकिस्तान बना, एक भारत बना। अब उसके बाद हुआ ये कि जैसे जैसे अगर आप स्लोली प्रोग्रेस देखो और आज 70 सालों के बाद 75 सालों के बाद अगर आप किसी पैमाने पर अगर आप चेक करने जाओ, चाहे वो वुमेंस के राइट्स हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हर किसी चीज़ में आप पाकिस्तान को कहीं भी इंडिया के साथ खड़ा होता हुआ दिखेंगे नहीं। इतना बड़ा वास्ट डिफरेंस आ चुका है। अब यहाँ पर जो है वो तारक फतेह साहब कह रहे हैं कि भाई ज़रा देखिए कि वहाँ पर वुमेंस के हकूक़ यानी कि वुमेंस के राइट्स कितने हैं इंडिया के अंदर। क्या पाकिस्तान के अंदर इतने राइट्स मिलते हैं कभी किसी महिला को? कभी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर यही बात हो रही है कि अगर हम ये आरोप लगाते हैं, एक इल्ज़ाम लगाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि भाई उसने पूरी दुनिया का कल्चर बिगाड़ा है, तो क्या ये बात सही नहीं है कि पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग जो वहाँ पर वेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर वो राइट्स करते हैं, तो क्या वहाँ पर वो डिस्टर्ब नहीं होते? बात तो सोचने वाली है कि क्या आपने खुद के गिरेबान में कभी झांक कर देखा है? इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, वो तो हिंदुस्तान के हर दुख को, हर सानिया को, चाहे अर्थक्वेक आए, चाहे कोई इंसिडेंट हो जाए, उसकी खुशी इसी में है कि हिंदुस्तान के अंदर प्रॉब्लम रहे। हिंदू दुश्मनी की इंतहा है वहां। 5,000 हिंदू पाकिस्तान से हर साल भाग के जाते हैं इंडिया। तो पाकिस्तान से आप ये तवक्को ना, एक दफा रह के तो देखो हिंदुस्तान को, कितना प्यारा मुल्क है और कितनी हकूक हैं यहाँ औरतों के। कहाँ पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान एम्बेसी के टुकड़ों पे पलने वाले लोग लेक्चर देते हैं कि क्या किया जाए हिंदुस्तान में। ये इमरान खान साहब की जो पर्सनालिटी का इशू है, अना परस्ती का और नरगिसियत पसंदी का क्लैश है, उसकी वजह से उन्होंने इसको अना का मसला बना लिया और उसके बाद उन्होंने वेस्ट के खिलाफ बाकायदा बयानात देने शुरू कर दिए। इसकी मैं आपको दो मिसालें देता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उसकी वजह से हमारा खानदानी सिस्टम तबाह हो रहा है, विच वॉज ए वेरी इमैच्योर स्टेटमेंट। इस तरह तो वेस्ट भी ये कह सकता है ना कि मुसलमानों की जो तालीमात हैं और जो प्रीचिंग है और जो ख्यालात हैं उसकी वजह से हमारी सोसाइटी खराब हो रही है। ये तो बात करने की नहीं है ना। अगर आप कहीं फील भी कर रहे हैं तो एज ए हेड ऑफ द स्टेट आप इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि ये वही स्टेटमेंट है मुसलमान भाइयों से जो हिंदुस्तान में रहते हैं। अरे खुदा का शुक्र करो तुम हिंदुस्तान में हो, वाहिद दुनिया का मुल्क है जो मुसलमान वोट कर सकता है। अपनी खुशकिस्मती पे थैंक यू कहो और उनको जिन्होंने मुसलमानों को पनाह दी हिंदुस्तान में, कभी तो उनका शुक्रिया अदा कर दो। हर वक्त तुम पड़े हुए हो हिंदुओं के अगेंस्ट, ये कब तक चलेगा? तो अपना जो अच्छी जिंदगी गुजर रही है उसको काटने दें। जो स्कूलों की पॉलिसी है वो स्कूल की पॉलिसी अडॉप्ट करें और झूठ मत बोलें और अरबी मत सुनाएं किसी को, ऐसे शख्स को जिसको अरबी आती ना हो कि ये देखिए ये लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने कह दिया। अरे भाई तुम पहले ये तो बता दो कि पहला लफ्ज कुरान का तुमने क्यों हटा दिया, जिसे कहते हैं रीड। एक बात उन्होंने ये कही। दूसरा, उन्होंने अननेसेसरली एक आर्टिफिशियल इशू उठा दिया इस्लामोफोबिया का, जो कि उन्होंने एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश की वेस्ट के साथ। जिसका मतलब क्या है कि आप ठीक है, अगर इस्लामोफोबिया है भी तो आप कोई स्पेशल मुसलमान तो नहीं ना, या अल्लाह की तरफ से आप कोई बाकायदा अपॉइंट तो नहीं हुए कि आप दुनिया में उम्मत मुसलमान के मामलात के वाहिद जिम्मेदार हैं। ज़ाहिर है उसके लिए और भी कंट्रीज़ हैं। तो आप अपने जब सारे ताल्लुकात को, सारे मामलात को स्टेक पे लगाते हैं और इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप जो भी एक अनईजी किस्म की फ़ज़ा एग्जिस्ट कर रही है आपके और वेस्ट के दरमियान, आप उसको मज़ीद इंटेंस
جائیے گھر جا کے بیٹھیے، جو دیش کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو فالو کریے، اور یاد رکھیے کہ اسینشل پارٹ آف ریلیجن حجاب نہیں ہے، جو انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک کیٹیگری ہے کہ اسینشل پریکٹسز آف ریلیجن. دس از ناٹ این اسینشل پریکٹس آف ریلیجن. میں اپنے ہندو، سکھ، پارسی بھائیوں اور بہنوں سے بھی کہوں کہ دس از گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ اسینشل پریکٹس. اسینشل پریکٹس از بلیونگ ان ون گاڈ، بلیونگ in the Quran, believing in the last prophet, and following his example to give and to pay your wealth tax, جو شاید ہی کوئی دیتا ہوگا ہندوستان کے اندر، کیونکہ اس میں تو ڈنڈی ماری جا سکتی ہے نا. تو خود ہی بن گئے ہیں سب کچھ، خود ہی ٹھیکیدار بن گئے ہیں، اور عورتوں پہ ان کا حکم چلتا ہے تو ان کو کر رہے ہیں. بھیا تم نے کیوں چین کی ایک 2 روپے والی ٹوپی پہنی رہتی ہے ہر وقت، جالی والی، وہ کس عرب نے پہنی تھی؟ کیوں پہنتے ہیں آپ ٹوپی کا انڈرویئر جو سفید سا ہوتا ہے؟ آپ تو اپنے حرکتیں دیکھیے اور پھر دوسرے کو لیکچر دیں. بس بیویوں پہ چلتا ہے ہاتھ، بیٹیوں پہ چلتا ہے ہاتھ، تو ان کو برقعے پہنا کے اسکول بھیج دیا آپ نے. کچھ تو شرم آنی چاہیے.